एपिसोड 521 टू 530। धन की तुलना करें। भाड़ में जाओ। सब लोग दंग रह गए। क्या ये बच्चा गूंगा हो गया था? उसने यंग मास्टर हान से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या वह जानता था कि उसके परिवार ने क्या किया? क्या वह जानता था कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति कितनी है? वह तो बस मौत चाहता था। केनेथ का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसके सामने पैसा शब्द का जिक्र किया था। बच्चा, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम इस तरह से बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कुछ है जो यंग मास्टर हान से तुलना कर सके? तुम्हारे पास यंग मास्टर हान के पहरेदार बनने की योग्यता भी नहीं है। पैसों के बारे में शेखी बघाड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबसे पहले पाइटन खड़ा हुआ। उसने मेज पर जोर से पटक दिया और चिल्लाया। कुछ शब्द ऐसे थे जो केनेथ नहीं बोल सकते थे, इसलिए वह उनकी ओर से ऐसा करते थे। अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया, ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता रहा। तो तुम यंग मास्टर हैन के पहरेदार हो? तुम मरने वाले हो। पेटेन का चेहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये देहाती आदमी उसका इस तरह अपमान करेगा। उसने अर्जुन को गुस्से से घूरा और कुछ करने ही वाला था कि केनेथ ने उसे रोक दिया। ठीक है, बस इतना ही काफी है। हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। थोड़ी सी गलतफहमी के कारण माहौल खराब मत करो। केनेथ कूटनीतिक होने में बहुत माहिर था। उसने अपने हाथ ताली बजाई, अपना गिलास उठाया और कहा, चलो मैरिलिन के लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखते हैं और कामना करते हैं कि वह हमेशा 18 साल की रहे। ये सुनकर सभी लोग खड़े हो गए। केवल अर्जुन, मेलोडी और सिंथिया ही बैठे रहे। ओह, और थोड़ा नशे में धुत साइमन लूथ भी खड़ा नहीं हो सका। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसका चेहरा स्तब्ध था। मेलोडी बहुत गुस्से में थी। वह यहाँ अपमानित होने के लिए नहीं आई थी। अगर वह अर्जुन के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी, तो उसने बहुत पहले ही इस जगह को बर्बाद कर दिया होता। सिंथिया ने एक अच्छी लड़की की अपनी छवि को बरकरार रखा। हालांकि उसके पहनावे की समझ बेबाक और आधुनिक थी, लेकिन दरवाजे पर आने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। आखिरकार, यह कोई ऐसा चक्र नहीं था जिससे वह परिचित थी। उसने चुपचाप बैठकर देखना ही उचित समझा। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के स्वभाव से बहुत परिचित थी। इतने सालों में कितने शानदार अमीर युवा स्वामी इस सुनहरे फूल से नहीं हारे थे। इन अभिमानी और दबंग अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों की तुलना फनवेल के पुराने बुरे लोगों से करना वास्तव में उल्लेख के लायक नहीं था। सिंथिया को अचानक थोड़ा दुख हुआ और उसने बिना जाने ही बहुत ज्यादा शराब पी ली। वह कई सालों से उस घर को छोड़कर जा चुकी थी। फनवेल का लासन परिवार, ये लंबे समय तक केवल नाम मात्र का ही अस्तित्व में था। वे 10 साल से भी ज्यादा समय पहले मुख्य भूमि से हट गए थे। ऊपरी तौर पर ऐसा उन्होंने खुद को बचाने के लिए किया था, लेकिन असल में वे सिर्फ मौत से डरते थे। सिंथिया ने इस रहस्य के बारे में केवल सुना था, लेकिन इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। अर्जुन ने सिंथिया के मूड में बदलाव को नोटिस किया, और जब केनेथ ने दोबारा बात की तो वह उससे इसके बारे में पूछना चाहता था। क्यों, क्या मिस रनावत मुझे मुंह नहीं दिखा रही हैं? केनेथ ने गंभीर आंखों से मेलोडी को देखा। उसका स्वर भी उदास हो गया था। उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसे बार बार ठुकराया जा रहा था। इससे केनेथ बहुत परेशान हो गया। वह इस घमंडी महिला को अपने नीचे दबाने और उसे घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तुम्हारा चेहरा सचमुच बड़ा है। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर हैन, मेरी मेलाप पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती। आप अभी भी इतने बेशर्मी से क्यों अड़े हुए हैं? क्या आप कुत्ते हैं? क्या आप बूट चाटने वाले कुत्ते हैं? हर कोई हंगामा मचा रहा था। हर कोई दंग रह गया और अचंभित भाव से अर्जुन को देख रहा था। यह आदमी पागल हो गया होगा। उसने वास्तव में यंग मास्टर हान को बेशर्म कहने का साहस किया, और यहां तक कि उसे कुत्ता भी कह दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने गलत सुना है। साथ ही वे मन ही मन बार बार उपहास कर रहे थे। ये वास्तव में एक मूर्ख व्यक्ति की तरह दिखावा था। उसे केनेथ हैन की चालों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। एक बार यंग मास्टर हान को उकसाया गया तो यह एक आपदा होगी। वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि इस आदमी को टूटे हुए अंगों से पीड़ित होना पड़ेगा, और इसके बाद शराबी अमर न्यायालय से सड़क पर फेंक दिया जाएगा। केनेथ का गंभीर भाव अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। अपनी सुस्त और ठंडी आंखों से उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बच्चा, मैं तुमसे बहुत थक गया हूं। तुम आग से खेल रहे हो। ये सही है, यंग मास्टर हान। ये बच्चा आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। वह बहुत बेशर्म है।
उसने बहुत ही घटिया कपड़े पहने हैं और उसकी बातें बकवास से भरी हैं। उसे खुद को आईने में देखने की भी परवाह नहीं है। पीटन, जिसे अभी अभी अर्जुन ने डांटा था, फिर से खड़ा हो गया। यंग मास्टर हैन, मुझे लगता है कि वह जीने से थक गया है। चलो उसका ख्याल रखते हैं। केनेथ की अभिव्यक्ति अशुभ थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन कपूर, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि मुझे आपकी लड़की पसंद आ गई है। आज की पार्टी खास तौर पर उसके लिए आयोजित की गई है। अगर आप समझदार हैं, तो आप अभी यहाँ से चले जाए। नहीं तो, आपको पछताना पड़ेगा। केनेथ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था जिसे कोई भी धमका सके। एक बार जब वह गंभीर हो जाता, तो वह कुछ भी कर सकता था। इसके अलावा, वह खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे और रोजाना बहुत सारी ट्रेनिंग करते थे। यहाँ तक कि उनके पास ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी थी। उसे मेलोडी रनावत से प्यार हो गया था, कबीर रनावत की बेटी। इसके बारे में क्या है? वह कैपिटल सिटी से हान परिवार का सदस्य था। यदि कबीर यहाँ होता, तो भी जब तक वह अपनी पहचान का उल्लेख करता, कबीर आज्ञाकारी रूप से अपनी बेटी की बलि दे देता। जब केनेथ को गुस्सा आता था, तो उसी टेबल पर बैठे सभी लोग उससे दूर जाने के लिए बेताब रहते थे। ये स्पष्ट था कि निजी कमरे का तापमान 10 डिग्री से भी ज्यादा गिर गया था। अर्जुन ने उसकी ओर हल्के से देखा और खड़ा हो गया, लेकिन अचानक मेलोडी ने उसे पकड़ लिया। मेलोडी को चिंता थी कि अर्जुन बेतुका काम करेगा। वह उस समय मौजूद थी जब उसने साइमन और उसके गिरोह को सबक सिखाया था। जब यह आदमी आक्रामक हो गया, तो उसे परिणामों की परवाह नहीं थी। अर्जुन मुस्कुराया, मेलोडी के कंधे को थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। अहंकारी, बहुत बेशर्म। केनेथ गुस्से में था। उसने अर्जुन को घूरा जो उसके पास आ रहा था, और एक धमकी भरी मुस्कान के साथ कहा, क्यों, ऐसा लगता है कि तुम हार मानने को तैयार नहीं हो। क्या तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो? उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी होगी। केनेथ को अपनी ताकत का पूरा एहसास था। अर्जुन जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, वह बिना किसी परेशानी के 10 लोगों का सामना कर सकता था। अर्जुन एक निकम्मा दुष्ट था जो अपनी योग्यताओं को बहुत अधिक आंकता था। वह अपनी मुट्ठियां तब तक भींचे रहा जब तक कि उसकी उंगलियां टूट नहीं गईं। हड़ताल की आवाज, तुम मौत को दावत दे रहे हो। केनेथ ने गुस्से में अर्जुन के चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसकी आंखों में चमक आ गई। इस मुक्के के पीछे बहुत ताकत थी। पहले वाला खतरनाक ढंग से मुस्कुराया, जैसे कि वह पहले से ही देख सकता था कि दूसरा जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और दया की भीख मांग रहा है। जहां तक बात की बात है, तो वह उदासीन रहा। शुरू से लेकर अंत तक उसके हाथ पैंट की जेब में ही रहे। हर किसी के नजरिए से अर्जुन का व्यवहार मौत की तलाश करने जैसा था। वह अपनी ताकत का सही आकलन नहीं कर रहा था। अगर वह अपनी प्रेमिका के सामने हीरो बनना भी चाहे, तो उसे अपना प्रतिद्वंद्वी सावधानी से चुनना चाहिए। वह केनेथ हैन थे, जो कैपिटल सिटी के 3 बार के किकबॉक्सिंग चैंपियन थे। मैरिलिन, पीटन और बाकी लोगों ने भी उपहास किया। वे पहले से ही परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते थे। अर्जुन ने अपनी चाल चली। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारकर जवाब दिया। मौत को आमंत्रित करना। केनेथ की मुस्कान घृणा से भरी थी। उस आदमी ने वास्तव में वापस लड़ने की हिम्मत की। वह बस खुद को मार रहा था। धमाका, एक तीखी आवाज के साथ दोनों मुट्ठियां टकराईं। दरार, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी टूटी हुई हड्डी की आवाज है। सब लोग हंसने लगे। उन्हें पता था कि अर्जुन ने अपना हाथ तोड़ दिया है। उस कुतिया मलिन ने पीड़ा भरे भाव से मेलोडी से कहा, क्या तुमने सुना? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हाथ शायद टूट गया है। हालांकि, अगले दृश्य ने उन्हें हर चीज से ज्यादा चौंका दिया। केनेथ कई कदम पीछे हट गया, उसका हाथ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गया। यहां तक कि अभी अभी उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास भरा भाव था, उसकी जगह अब आश्चर्य ने ले ली थी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, बिना किसी चोट के। उसने अपनी मुट्ठियां लहराईं और अपनी बाहें ऐसे मोड़ी जैसे वह बस खिंचाव कर रहा हो। यह अकल्पनीय। मैरिलिन का अगला वाक्य उसके गले में अटक गया। वह अर्जुन को घूर रही थी जबकि उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। आह, मेरा हाथ, तुम मरने वाले हो। केनेथ गुस्से से लाल हो गया और उसने उसकी बांह पकड़ ली। इस समय, वह पहले से ही अपना महान व्यक्तित्व खो चुका था। केनेथ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे युद्ध में हरा देगा। इस प्रक्रिया में उसने अपना हाथ भी तोड़ लिया। वह कैपिटल सिटी के 3 बार के किकबॉक्सिंग चैंपियन थे और उनकी ताकत निर्विवाद थी। अब, जाहिर तौर पर उसकी बांह टूट गई थी, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी अभी भी बिना किसी चोट के वहां खड़ा था और शांत दिख रहा था। अचानक अर्जुन आगे बढ़ा और धीरे धीरे केनेथ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव अब कठोर और दबंग हो गया था। साले, तुम क्या करने जा रहे हो?
मैं हान परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिता कैपिटल सिटी के जूलियस हान हैं। मेरा परिवार मार्शल आर्ट स्कूल चलाता है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत की तो तुम बुरी तरह मरोगे। इस समय केनेथ इतना भयभीत हो गया कि वह दहाड़ने और चिल्लाने लगा। जब उसने अर्जुन के चेहरे पर दबंगई और आक्रामकता देखी, विशेषकर उसकी आंखों में वह भाव देखा जिससे उसका दिल दहल गया, तो केनेथ को एक क्रूर रीपर की याद आ गई। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। सबसे पहले मैरिलिन खड़ी हुई। उसने फिलिप की ओर इशारा करते हुए उसे कोसा, तुम पागल हो। यंग मास्टर हान ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें तुम भड़का सको। तुम मर जाओगे। घमंडी। युवा मास्टर हान उसे सिर्फ एक उंगली से कुचलकर मार सकते हैं। वह वाकई सोचता है कि वह इतना महान है। यंग मास्टर हान से तुरंत माफी मांगो, वरना शराबी अमर दरबार से बाहर निकलने के बारे में मत सोचना। कुछ देर तक भीड़ ने अर्जुन की इतनी निंदा की मानो सभी को लगा हो कि ऐसा करके वह अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा है। अर्जुन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे केनेथ के पास चला गया। केनेथ इस समय एक डरे हुए पक्षी की तरह था। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बह रही थीं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह मत सोचो कि मैं तुम्हें निष्पक्ष लड़ाई में नहीं हरा सकता। मैंने पहले ही गलत चाल चल दी थी। यह अफसोस की बात थी कि उसके हाव भाव से उसका डर और तनाव पहले ही प्रकट हो चुका था। केनेथ आज से पहले कभी इतना घबराया नहीं था। उसके सामने खड़े आदमी ने उसे उसकी आत्मा की गहराई से खतरे का एहसास कराया। क्या कैपिटल सिटी में हैन परिवार का मार्शल आर्ट स्कूल बहुत शक्तिशाली है? अर्जुन के मुंह से एक गंभीर प्रश्न निकला। यदि उनका अनुमान सही था, तो यह वही हाने परिवार होगा जो कैपिटल सिटी में मार्शल आर्ट स्कूल चलाता था। इस विषय पर बोलते हुए अर्जुन का इस हान परिवार के साथ कुछ व्यक्तिगत झगड़ा था। आप क्या कर रहे हो? केनेथ हैन ने अपनी टूटी हुई बांह को गले लगाया और उसकी भौहें एक रेखा में सिकुड़ गईं। लोगों के चेहरे पर मत मारो और दूसरों की गरीबी पर मत हंसो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि मुझे धमकाया जा रहा है और मेरे भाइयों को धमकाया जा रहा है। अर्जुन ने अपनी आंखों में बर्फ भरकर व्यंग्य किया, जिसे देखकर केनेथ कांप उठा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मुझे दोबारा छुओ। केनेथ ने चिल्लाते हुए खुद को हिम्मत देने की कोशिश की। उस आदमी की आंखों में बहुत भयानक भाव था। जब अभी अभी उनकी नजरें एक पल के लिए टकराईं, तो केनेथ पहले से ही ठंडे पसीने में भीग चुका था। ये बकवास है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और जोर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। वहां सन्नाटा छा गया, मौत जैसा सन्नाटा। उसने सचमुच उसे मारने का साहस किया। पागल, अर्जुन जरूर पागल होगा, ये सभी के विचार थे। केनेथ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा, वह तमाचा। अर्जुन का एक और थप्पड़ बिना किसी हिचकिचाहट के, साफ और निर्णायक। सभी लोग बेहोश हो गए। मैरिलिन के चेहरे पर भाव एकदम बदल गए। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने मेलोडी रनावत की बांह खींची और चिल्लाई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पागल हो गया होगा। तुम जल्दी क्यों नहीं करती और उसे रोकती हो? अगर वह इसी तरह लड़ता रहा, तो हम में से कोई भी आज यहां से नहीं जा सकता। मेलोडी ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने एक और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया और चिल्लाई, चुप रहो। एक बार फिर सभी बेहोश हो गए। वे वास्तव में एक जोड़ा थे। उनके लड़ने के तरीके एक जैसे थे। फोर्ड डिक्सन उत्साहित और चिंतित दोनों था। वह उत्साहित था क्योंकि वह हमेशा केनेथ जैसे प्लेबॉय को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। क्योंकि यह आदमी हमेशा अपनी नाक ऊंची करके घूमता था और फोर को कभी भी एक इंसान की तरह नहीं मानता था। वह चिंतित था क्योंकि भाई क्लार्क ने केनेथ को पीटकर हैन परिवार को नाराज कर दिया था। हैन परिवार को भड़काना खुद के लिए कब्र खोदने के बराबर था। और मुंबई में फिर से जीवित रहना लगभग असंभव होगा। लानत है, अगर मैं मुंबई में नहीं रह सकता, तो मैं किसी दूसरी जगह जाकर रह सकता हूं। कपूर भाई के रहते मुझे किस बात का डर है? चार्ल्स डिक्सन ने मन ही मन अपना मन बना लिया। पीटन और बाकी लोग, जो इससे पहले सबसे जोर से जयकार कर रहे थे, अब अपना मुंह बंद करके बिना कुछ बोले कोने में छिप गए। उनके चेहरों पर दर्द के भाव थे। झुकने को तैयार नहीं, अर्जुन ने व्यंग्य किया। केनेथ की आंखों में इतनी भयानकता थी कि वह जान से मार सकता था। अर्जुन को अपशकुन भरी निगाहों से देखते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, रुको। ये शब्द कहने के बाद केनेथ कुछ दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों के साथ गुस्से में वहां से चला गया। विशाल निजी कमरे में सिर्फ कुछ लोग बचे थे। पेटेन भी चुपके से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसने अर्जुन की नजर पकड़ ली। तुम किस लिए भाग रहे हो?
वहीं रुक जाओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। पेटेन इतना डर गया कि वह वहीं खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। कपूर भाई, आप एक उदार व्यक्ति हैं। मैं अभी मूर्खता कर रहा था। पेटेन के चेहरे पर भाव इतने भद्दे थे मानो उसने मल खा लिया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि केनेथ अपनी दुम को पैरों के बीच दबाकर चला जाएगा। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा, फिर फोर की ओर मुड़ा और बोला, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ता हूं। फोर को आदेश मिला और उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां कस लीं और पेटेन की ओर चल पड़ा। उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया और जोर से कहा, चलो बाहर चलते हैं और मस्ती करते हैं। बहुत जल्द ही पेटेन की दिल दहला देने वाली चीखें निजी कमरे के बाहर से सुनाई देने लगीं। कमरे में मौजूद दूसरी पीढ़ी के बाकी अमीर लोग बुरी तरह डर गए। केनेथ और बाकी लोग शराबी अमर न्यायालय के चमकते हुए प्रवेश द्वार पर बहुत देर तक खड़े रहे। जब वे बाहर आए, उसने दूसरी मंजिल पर निजी कमरे की ओर अशुभ दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, कुछ लोगों को बुलाओ, आज रात कोई भी नहीं जा सकता। यंग मास्टर हैन, क्या आप तेंदुए से संपर्क करने जा रहे हैं? केनेथ के बगल में बैठे दूसरी पीढ़ी के अमीर व्यक्ति ने कहा। तेंदुए की बात करें तो इस अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। वह आदमी हाल ही में जेल से बाहर आया है। वह इस जमीन के टुकड़े पर राज करता था, कई अज्ञानी युवा लड़कियों को नुकसान पहुंचाता था और उसके हाथों पर बहुत खून था। वह बहुत ही निर्दयी आदमी था। उससे कहो कि वह अपने आदमियों को जल्दी लेकर आए। केनेथ के मुंह के कोनों पर एक खतरनाक व्यंग्य उभर आया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुंबई जैसी छोटी सी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं था। अर्जुन कपूर आज रात मर जाएगा। यंग मास्टर हैन, आपको इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। आखिरकार मेलोडी जैंडर कबीर रनावत की बेटी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कबीर के खिलाफ जा रहे हैं। एक और अमीर दूसरी पीढ़ी ने केनेथ को याद दिलाया। तुम किस बात से डर रहे हो? मैं हैन परिवार का यंग मालिक हूं। कबीर एक बकवास के अलावा कुछ नहीं है, केनेथ ने गुस्से से कहा। वापस निजी कमरे में। जाहिर है, अर्जुन आकर्षण का केंद्र बन गया था। इस समय निजी कमरे में मौजूद दूसरी पीढ़ी के सभी अमीर लोग उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह आदमी पागल था। मैरिलिन चेस्टर का चेहरा पीला पड़ गया था और वह काफी देर तक बोल नहीं सकी। शुरू में वह अपने जन्मदिन को अपने कुछ अच्छे दोस्तों को आमंत्रित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, जो उसने अतीत में बनाए थे। वह इसका इस्तेमाल मेलोडी और केनेथ के लिए एक अवसर बनाने के लिए कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि केनेथ साधारण महिलाओं की ओर आकर्षित नहीं होगा और केवल मेलोडी जैसी कोई ही उसकी रुचि को आकर्षित कर सकती है। यदि वह केनेथ के लिए इस मामले को ठीक से सुलझा पाती तो मुंबई में उसका भविष्य निश्चित हो गया होता। अब उसके सामने अर्जुन कपूर नाम के आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह गुस्से से खड़ी हो गई, अर्जुन की ओर इशारा करते हुए गाली देते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? आज मेरा जन्मदिन है। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? चले जाओ। मैरिलिन उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाई, अभी अर्जुन के भयंकर रूप को पूरी तरह से भूल गई। एक महिला अनुचित व्यवहार कर रही थी, तभी वे गुस्से में आ गईं। अर्जुन ने पलटकर उस महिला को उदासीनता से देखा, जिसने भारी मेकअप किया हुआ था। फिर उसने कोने में मेलोडी को देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? वह ऐसी हरकतें नहीं करती। मेलोडी ने खड़े होने से पहले उसे घूरकर देखा। उसने मैरिलिन की बांह पकड़ी और अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। बहुत निर्दयी। मलिन को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। वह स्तब्ध होकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर लाल हथेली का निशान चौंकाने वाला था। मलिन चेस्टर, अब से हमारी दोस्ती खत्म। ये कहकर मेलोडी ने सिंथिया को पकड़ लिया और गुस्से में वहां से चली गई। अर्जुन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और उनके पीछे बाहर चला गया। जैसे ही वे निजी कमरे से बाहर निकले, कमरे से एक उन्मत्त चीख सुनाई दी। अर्जुन ने अपने होठों को भींचा और मन ही मनाह भरी। औरतें भयानक प्राणी होती हैं। आज रात उसके लिए भोजन नहीं होगा। हालांकि जब अर्जुन शराबी अमर न्यायालय से बाहर निकला तो उसने तुरंत देखा कि सड़क के उस पार कई लोग उसे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने अभी भी हार नहीं मानी है। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह प्रवेश द्वार पर खड़ा था और ड्रंकन इम्मोर्टल कोर्ट के सामने पार्किंग स्थल के चारों ओर देखने लगा। उसने वहां सभी लग्जरी कारें देखीं। मेलोडी को विदा देने से पहले उसने एक पल सोचा। उसने सिंथिया का फोन नंबर भी मांगा। फिर उसने फोन किया, दाएं मुड़ा और चौराहे तक चला गया। उसने एक टैक्सी पकड़ी और उत्तर की ओर चल पड़ा। टैक्सी में बैठने के कुछ देर बाद ही उसने देखा कि एक काले रंग की एम
वी उसका पीछा कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार उसके पीछे थी। उन्होंने अपनी ताकत को मापे बिना ही उसके खिलाफ लड़ने का साहस किया। काले रंग की एमपीवी में केनेथ यात्री सीट पर बैठा था और उसके हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। वह अपने सामने खड़ी टैक्सी को विषैले सांप की तरह घूर रहा था और उसका चेहरा गंभीर था। उसके सीने में गुस्सा और भी तीव्र हो गया। आज रात उसे उस घमंडी आदमी को ऐसा सबक सिखाना होगा जो जीवन भर याद रहेगा। तेंदुए, तुम कितने आश्वस्त हो, केनेथ ने गंभीरता से कहा, मानो हवा से बात कर रहा हो। 100%। अचानक वाहन के पीछे से एक बहुत ही ठंडी आवाज आई, बिल्कुल नरक से आई राक्षसी आवाज की तरह, जिसने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। पिछली सीट पर एक मोटा आदमी ध्यान में लीन अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसकी भुजाएं एक सामान्य व्यक्ति की जांघों जितनी मोटी थीं, उसकी उभरी हुई मांसपेशियां एक भयानक ठंडक पैदा कर रही थीं। ये तेंदुआ था, एक ऐसा पात्र जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर शासन करता था। ये कहा जा सकता है कि यदि उसे कुछ नहीं हुआ होता, तो संभवतः मुंबई को एक नई ताकत मिलती। अपने साथी के विश्वासघात और अपनी प्रेमिका के विश्वासघात के कारण उसे 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। केनेथ द्वारा भर्ती किए जाने के कुछ समय पहले ही वह रिहा हुआ था। बहुत बढ़िया। सब कुछ तय हो जाने के बाद आपको दिए गए 1 मिलियन से 1 सेंट भी कम नहीं होगा। केनेथ ने उपहास किया जब उसने कल्पना की कि वह अर्जुन कपूर नामक उस कमीने को अपने पैरों तले रौंद देगा, जबकि वह आदमी दया की भीख मांग रहा था। शुरू में उसने मेलोडी जेंडर का ख्याल रखने की योजना बनाई थी, जो उसे भी नीची नज़र से देखती थी। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह महिला उसे बहुत पसंद आई। उसे पूरा भरोसा था कि अर्जुन से निपटने के बाद वह उस घमंडी महिला को बिस्तर पर धकेल देगा। उस समय तक कबीर रनावत इसके बारे में और क्या कर सकता था? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कबीर केवल आज्ञाकारी रूप से तेंदुए का ससुर बनने के अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता था। मुंबई की नॉर्थ स्ट्रीट, यह मुंबई का सबसे चहल पहल वाला इलाका था। बार, नाइट क्लब, मनोरंजन केंद्र और फुट स्पा। संक्षेप में कहें तो मनोरंजन का कोई भी ऐसा तरीका जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा। ये जगह उन इलाकों में से एक थी जो शासित नहीं थे, क्योंकि यहाँ अलग अलग ताकतों और भूमिगत ऑपरेशनों का मिश्रण था। सब कुछ पूरी तरह से अराजकता से भरा हुआ था। अर्जुन कार से बाहर निकला और उसे थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। हालांकि वह यहाँ पहली बार आया था, लेकिन उसे साफ तौर पर लगा कि यह मुंबई के डाउनटाउन इलाके से बिल्कुल अलग है। सड़क के किनारे खड़ी लड़कियों ने बाकी लड़कियों की अपेक्षा अधिक खुले कपड़े पहन रखे थे। सड़क पर शराबियों और विभिन्न क्लबों और वी से आते जाते समय अपना समय बर्बाद करने वाले युवाओं से भी भरी हुई थी। अर्जुन सड़क पर खड़ा होकर अपने चारों ओर देखने लगा। उसने खुद से कहा, क्या हमें इस तरह की जगह पर मिलना चाहिए? ठीक इसी समय अर्जुन के पीछे से एक तीखी व्यंग्यात्मक आवाज आई। अर्जुन कपूर, हम फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा। ऐसा लगता है कि तुम आज रात भाग नहीं पाओगे। बोलने वाला व्यक्ति केनेथ हैन था। वह धीरे धीरे कार से उतरा और उसकी गर्दन से प्लास्टर लगा हुआ हाथ लटक रहा था। वह वास्तव में काफी हास्यास्पद लग रहा था। उसके पीछे एक और आदमी था जो बैल की तरह मजबूत कद काठी का था। ये व्यक्ति तेंदुआ था। उनकी नज़र में उन्हें कोई कभी नहीं हरा सकता था और यही उनके आत्मविश्वास का स्रोत था। अच्छा, ये यंग मास्टर हैन है। क्या आपको ड्रंकन इमोर्टल कोर्ट में पर्याप्त पिटाई नहीं मिली थी? अर्जुन ने व्यंग्य किया। बेशक, उसने केनेथ के पीछे काले रंग के आदमी को देखा था और एक नज़र में ही दूसरे पक्ष की ताकत का अंदाजा लगा सकता था। वह एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि केनेथ हैन को उससे निपटने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया। हालांकि अर्जुन को यह भी संदेह था कि क्या उसे कैपिटल सिटी के हान परिवार पर हाथ डालना चाहिए या नहीं। इतना दिखावा करना बंद करो। आज रात मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें कुत्ते की तरह जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। मैं सुनना चाहता हूं कि तुम मुझसे दया की भीख मांगते हो। केनेथ ने अपने भेष का मुखौटा फाड़ दिया और धमकी भरे अंदाज में कहा, अर्जुन कपूर, बचपन से लेकर आज तक किसी ने मुझे इतना अपमानित नहीं किया। तुम कल देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि दूसरी पीढ़ी के सभी अमीर लोगों की एक आम समस्या थी, वे बहुत ज्यादा बातें करते थे। शायद वह टीवी नाटकों में आने वाले विशिष्ट पात्र थे, जो दूसरे एपिसोड तक नहीं टिक सके और जो इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक डींगें मारी थीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, युवा मास्टर हैन, मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दें। यदि आप अभी नहीं गए, तो आप बाद में नहीं जा पाएंगे।
तुम अपनी मृत्युशैया पर भी इतने अहंकारी हो। केनेथ क्रोधित हो गया और उसने तेंदुए को सीधा आदेश दिया, हटो। मैं चाहता हूं कि इसके सारे अंग टूट जाएं। ठीक है। तेंदुआ बिना किसी बदलाव के स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक डरावनी चमक थी। तेंदुए का शरीर मजबूत था और उसकी भुजाएं जांघों जितनी मोटी थीं। एक बार उसके एक मुक्का से एक व्यक्ति 3 या 4 मीटर दूर उड़ गया था। उस घटना ने उसे मुंबई के भूमिगत मुक्केबाजी क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, केनेथ हैन, फिर मुझे आपको याद न दिलाने के लिए दोष न दें। आप परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तेंदुआ डन, जिसका उपनाम थरी पंचकिल है। तुम्हें अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। केनेथ ने मजाक उड़ाया और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अर्जुन ने कंधे उचका दिए और बेपरवाह बना रहा। मुट्ठियों की कोई आंख नहीं होती। भाई, मुझे माफ करना। तेंदुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चट्टान की तरह स्थिर और भारी कदमों से उसने अपनी मुट्ठी उठाई और अर्जुन के चेहरे पर निशाना साधा। ये बहुत जोरदार मुक्का था। अगर कोई साधारण व्यक्ति इसे मारता तो वह तुरंत बेहोश हो जाता। ओह, क्या ये तेंदुआ डन नहीं है? क्या आप पहले ही जेल से रिहा हो चुके हैं? इसी समय केनेथ के पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी। फोर्ड डिक्सन ने अपने बाएं हाथ में लोहे की छड़ पकड़ी हुई थी, जबकि उसने अपना दाहिना हाथ केनेथ के कंधे पर रखा हुआ था। उसके पीछे 20 या 30 आदमी खड़े थे, जिनमें से हर एक बहुत ही प्रभावशाली और दबंग था। केनेथ को डर लगा। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे फोर का बहुत ही जाना पहचाना और तिरस्कार भरा चेहरा दिखाई दिया। उसने अपने पीछे खड़े सभी लोगों पर एक नजर डाली, जिनमें से हर एक के पास हथियार थे। जाहिर है वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। तुम्हें क्या चाहिए? केनेथ थोड़ा डरा हुआ था और उसकी आवाज कांप रही थी। फोर्ड ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी ठुड्डी तेंदुए की ओर खींची और कहा, तेंदुए, बहुत दिन हो गए। बाहर निकलते ही तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कपूर भाई ने उसे कुछ लोगों को साथ लाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष तेंदुआ डन होगा। मुंबई की दूसरी दर की भूमिगत सेना, ब्लैक लेपर्ड हॉल का पूर्व स्वामी। तेंदुए ने पहले ही अपना मुक्का वापस ले लिया था, लेकिन वह अर्जुन के चेहरे से केवल आधा हाथ दूर था। वह चकित था, क्योंकि जिस क्षण उसने अपनी मुट्ठी घुमाई, उसने स्पष्ट रूप से अर्जुन के शरीर में हल्की ठंडक महसूस की थी। ऐसी तीव्रता उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। क्या यह एक भ्रम था? वह वास्तव में फोर के अपने आदमियों के साथ आने के लिए थोड़ा आभारी था, जिसके कारण उसने समय रहते अपना मुक्का रोक दिया। 4 डिक्सन। तेंदुए ने अपना सिर पीछे घुमाया और एक पुराने परिचित को देखा। उसने फोर के पीछे खड़े आदमियों की तरफ देखा और खुद को नीचा दिखाने वाले अंदाज में हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा गैंगस्टर जो पहले सड़कों पर घूमता था, अब उसके अपने आदमी होंगे। ये बुरा नहीं है। शुरू से ही उनका व्यवहार गर्वपूर्ण रहा। तेंदुआ, तुमने हमें सूचित नहीं किया कि तुम बाहर आ रहे हो। हम तुम्हें उठा सकते थे। फोर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं आज एक व्यक्ति के लिए यहाँ हूँ। तेंदुए ने ठंडे स्वर में कहा, आप इस व्यक्ति को ले जा सकते हैं, लेकिन पहले इसके अंग तोड़ने होंगे। यही मैंने यंग मास्टर हान से वादा किया है। जैसे ही वह बोल रहा था, तेंदुए से एक डरावनी आभा निकल रही थी। तेंदुआ, मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले में शामिल नहीं होगे। आजकल, यह अतीत से अलग है। मुंबई अब वैसा नहीं है जैसा तुम्हारे युग में था। अब चीजें इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितने आदमी हैं, या हम मौत के डर के बिना लड़ सकते हैं या नहीं। आज के समाज में, ये सब संबंधों और पैसे के बारे में है, फोर ने उदास होकर जवाब दिया। तेंदुए का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके मुंह के कोनों पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया, और उसने पूछा, तो फिर तुम मेरे मामलों में दखलंदाजी करने जा रहे हो? तेंदुआ, हमारे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम छू सको, फोर ने ईमानदारी से कहा। ऐसा नहीं था कि उसने अर्जुन के साथ पहले कभी मुकाबला नहीं किया था। वह अपने हुनर को सबसे अच्छी तरह जानता था। इसके अलावा अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तेंदुआ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपनी कमर से दोधारी संगीन निकाली। ओह, ये वाकई दिलचस्प है। फिर मुझे सभी भाइयों को नीचे उतारना होगा। अरे, तेंदुआ, इसका सहारा क्यों ले रहे हो? फोर ने आह भरी और अपने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ को लहराते हुए केनेथ के घुटने पर दे मारा। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ, उस क्रिया से केनेथ के घुटने सीधे टूट गए। केनेथ ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसने एक हाथ से अपना घुटना ढक लिया और जमीन पर गिर पड़ा।
तेंदुआ, भाइयों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे नियोक्ता को कुछ हो, है ना? फोर्ड ने सख्ती से कहा। तेंदुए ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, चिल्लाते हुए केनेथ को देखा, अपने हाथ में संगीन उठाए, और गंभीरता से कहा, उसे जाने दो। फोर्ड ने अपना सिर हिलाया और अचानक कहा, कपूर भाई आप क्या कहते हैं? अब तक, ये पहली बार था जब तेंदुए ने वास्तव में अर्जुन पर ध्यान दिया था। ये बच्चा, फोर्ड डिक्सन, वास्तव में उसे कपूर भाई कहता था। अर्जुन ने कहा, वह मेरे सारे अंग तोड़ना चाहता है ना? तो एक पैर काफी नहीं है। दूसरा भी तोड़ दो। एक साधारण वाक्य के साथ, केनेथ, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, अचानक ठंडे पसीने में कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन के कपूर अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की, तो मैं कसम खाता हूं। भले ही मैं मुंबई को उल्टा कर दूं, मैं तुम्हें मारना सुनिश्चित करूंगा। केनेथ इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर झंझना रहा था। और वह पागलों की तरह दहाड़ रहा था, तेंदुए, करो। मार डालो उसे। इस समय, केनेथ ने अभी भी पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। और हताश होकर चिल्लाया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। फोर्ड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोहे की छड़ को फिर से उठाया और केनेथ के दूसरे घुटने पर पटक दिया। दरार, तीव्र पीड़ा, दिल मरोड़ देना। केनेथ दर्द से चिल्लाया, और सभी दर्शक कांप उठे। ये बहुत ही विनाशकारी था। अब उसके दो पैर टूट चुके थे। केनेथ ने अपने पैरों को पकड़ लिया, उसकी गर्दन की नसें केंचुओं की तरह उभरी हुई थीं। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बह रही थीं। उसकी आत्मा की गहराई से पीड़ा हुई। अगर वह नियमित प्रशिक्षण न लेता, तो अब तक वह बेहोश हो चुका होता। हालांकि, वह अपने पैरों और घुटनों में दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हर मिनट और हर सेकंड नरक से आने वाली यातना जैसा लग रहा था। तेंदुए ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ते हुए अर्जुन की ओर देखा। वह बहुत शांत दिखाई दे रहा था। केनेथ के घुटनों को उसके सामने तोड़ना उसकी उपस्थिति की उपेक्षा करने के बराबर था। केवल 6 वर्ष ही बीते थे और इस प्रकार का व्यक्ति मुंबई में था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तेंदुआ गुर्राया, उसकी आवाज तीक्ष्ण पत्थर जैसी थी। अर्जुन ने उदासीन भाव से कंधे उचकाए और कहा, कोई मेरे अंग चाहता है, मैं तो बस आंख के बदले आंख ले रहा हूं। क्या भाई तेंदुआ ने पहले ऐसा नहीं किया था? चिनक, चांदी की रोशनी की एक चमक। तेंदुए ने अचानक हमला किया, जिसका निशाना सीधा अर्जुन की सीने पर लगा। अचानक, एक व्यक्ति अर्जुन के सामने आ गया। रिक डेवनपोर्ट प्रकट हुए थे। एक क्षण की हलचल के साथ, वह एक कदम पीछे हटा, अपने दाहिने पैर से एक उड़ती हुई किक मारी, और सीधे तेंदुए की कोहनी पर वार किया। तेंदुए के हाथ की संगीन एक क्षण में उड़ गई और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। तेंदुआ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस साधारण से दिखने वाले लड़के के साथ इतना सक्षम अंगरक्षक होगा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। रिक बस तेंदुए को उदासीनता से देखता रहा। उसकी आंखें आलस्य से भरी थीं, जैसे कि वह दूसरे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं ले रहा था। अपनी आंखों को झपकाते हुए, तेंदुए ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने पैरों में ताकत जुटाई, और बाहर निकल गया। लोहे की मुट्ठियों की जोड़ी में बाघ की ताकत के समान शक्ति थी, क्योंकि उन्होंने रिक के सिर पर निशाना साधा था। रिक ने अपना पैर उठाया और बहुत जोर से बगल की ओर लात मारी। धमाका! तुरंत ही, एक आकृति पतंग की तरह उड़ी, जिसकी डोर कटी हुई थी, और सड़क के किनारे रात्रि बाजार में लगी एक दुकान से जोर से टकराए। रिक अभी भी शांत दिख रहा था, क्योंकि वह वहीं खड़ा था। उसने देखा कि तेंदुआ, जो अब तेल से लथपथ हो चुका था, बर्बाद हो चुके स्टाल से बाहर निकल आया। उस आदमी के मुंह के कोने से खून बह रहा था, और उसकी शर्ट पर जहां उसकी छाती थी, वहां एक काले रंग का पदचिह्न देखा जा सकता था। केनेथ का चेहरा इस समय सफेद हो गया था। उसका पिछला अहंकार और आत्मविश्वास बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। जब उसने देखा कि जिस आदमी को उसने भर्ती किया था, तेंदुआ, उस आदमी ने एक लात मारकर उड़ा दिया, जो अचानक वहां आ गया था, तो उसे पता चल गया कि अब उसका अंत हो चुका है। तेंदुआ भी जानता था कि आज रात उसकी किस्मत खराब है। प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर था। सिर्फ 2 या 3 चालों में ही वह हार गया था। ऐसा लग रहा है कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुंह में खून से लथपथ थूक दिया। उसने केनेथ की तरफ देखा, जो जमीन पर एक गंदे ढेर में फैला हुआ था, पलटा और अपनी छाती को पकड़े हुए वहां से चला गया। कपूर भाई, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? फोर्ड डिक्सन ने पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई जरूरत नहीं है। रिक ने अर्जुन की ओर देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, युवा मास्टर, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं।
अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मैं मुसीबत नहीं ढूंढ रहा हूं। इसके बाद लोगों के एक समूह ने केनेथ को घेर लिया, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। वह आदमी भारी आवाज में चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरे पिता कैपिटल सिटी के हान परिवार से जूलियस हान हैं। हैन परिवार को धिक्कार है। फोर का गुस्सा बहुत बुरा था और उसने उसे 2 बार लात मारी। केनेथ को बहुत दुख हुआ। उसने आखिरकार अर्जुन की पतलून पकड़ ली और आंखों में आंसू भरकर दया की भीख मांगी। कपूर भाई, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था। मैं कपूर भाई से विनती कर रहा हूं कि वे मुझे छोड़ दें। तो फिर, युवा मास्टर हान, आपके विचार में आपके बचे हुए हाथ और जीवन की कीमत कितनी है? अर्जुन ने बैठते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा। अर्जुन की बातों से केनेथ डर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? कितना? यंग मास्टर हैन, यहाँ आपकी गलती है। चूंकि आपने मेरे अंगों पर पैसे खर्च किए हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सीधे शब्दों में कहें तो, अब आप मेरे हाथों में हैं। अगर आप यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी खरीदने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। ये शब्द सुनते ही केनेथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों का दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। यह मुंबई में नॉर्थ स्ट्रीट है। हैन परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। केनेथ ने दांत पीसते हुए धमकी दी। उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। वह सिर्फ तेंदुए को ही क्यों साथ लाया था? अगर उसने अपने घरवालों को यहाँ बता दिया होता तो नतीजा कुछ और होता। ओह, यंग मास्टर हान, बात पहले ही इतनी आगे बढ़ चुकी है। और आप अभी भी मुझे धमकी देना चाहते हैं? अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और केनेथ के चेहरे पर कई बार थपथपाया। चलो इसे इस तरह करते हैं। मुझे बाद में कुछ और काम करना है। इसलिए मैं सीधे प्रस्ताव रखूंगा। अगर आपको लगता है कि यह उपयुक्त है, तो बस अपना सिर हिलाएं। अगर नहीं, तो मुझे डर है कि आप आज रात यहीं पड़े रहेंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाईं और मुस्कुराए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या बात कर रहे हो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। केनेथ इतना डर गया था कि उसकी आवाज कांप उठी। अगर यह ठीक था तो सिर हिलाने, और अगर ठीक नहीं था तो यहाँ लेटने का उसका क्या मतलब था? क्या यह उसे सिर हिलाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था? ठीक है, चूंकि आप विवरण चाहते हैं, इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं। आपको लगता है कि आपके बचे हुए हाथ की कीमत कितनी है? मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण दूंगा। युवा मास्टर हान निश्चित रूप से पैसे दे सकते हैं, है ना? अर्जुन ने सोच समझकर कहा। तुम कानून तोड़ रहे हो। मैं पुलिस को बुलाना चाहता हूं। इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। केनेथ डर से लगभग रोने लगा। अर्जुन के चेहरे पर व्यंग्य भरा हुआ था। ये सही नहीं हो सकता, यंग मास्टर हैन। आप अब मुझे ये बता रहे हैं, लेकिन आप पहले क्या कर रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपने नहीं कहा था कि आपकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है? मैंने अभी तक कीमत भी नहीं बताई है। और आप पहले ही कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। यह आपकी बात ठीक नहीं है। मुझे आप जैसे व्यवसायी पसंद नहीं हैं। आपको इस मामले पर ध्यान से सोचना होगा। अपने बचे हुए अंगों और जीवन पर पैसा खर्च करना वाकई सार्थक है। ये कहते हुए अर्जुन ने फोर से लोहे की छड़ ली और उसे अपनी दाहिनी हथेली पर लयबद्ध तरीके से थपथपाया। केनेथ के कानों में पड़ने वाली हर एक धड़कन उसकी आत्मा की गहराई से यातना थी। इस क्षण केनेथ को अंततः समझ में आया कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कितना निर्दयी था। आप कितना चाहते हैं? केनेथ अर्जुन से डर गया और अंततः मान गया। अर्जुन मुस्कुराया, एक चतुर व्यवसायी की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। उसने केनेथ की दूसरी भुजा पर लोहे की छड़ से प्रहार किया और कहा, मुझे निष्पक्ष और न्यायसंगत लेन देन पसंद है। तो ये भुजा 3 मिलियन है, क्या होगा? अगर आपको लगता है कि यह उपयुक्त है तो सिर हिलाएं। अगर यह उपयुक्त नहीं है तो हम आगे चर्चा करेंगे। कितना? 3 मिलियन? तुम पागल हो गए हो। केनेथ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग दहाड़ने लगा। हालांकि जब उसने अर्जुन के हाथ में लोहे की छड़ देखी, तो उसने विनम्रतापूर्वक अपनी भौहें नीचे कर लीं। हालांकि उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में था, लेकिन मासिक शुद्ध लाभ केवल 10 से 20 मिलियन के आसपास था। कंपनी के मालिक के रूप में उनके पास पैसा था, लेकिन वे एक हथियार खरीदने के लिए 3 मिलियन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ? ठीक नहीं है। यंग मास्टर हान एक व्यवसायी हैं। आपके पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए, है ना? आप जानते हैं, यह आपका अपना हाथ है जो मांस और खून से बना है। अगर यह टूट गया तो कितना दर्द होगा? अर्जुन की मासूम मुस्कान को देखकर केनेथ का पूरा शरीर कांप उठा।
उसे सच में डर था कि अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो सामने वाला उसका हाथ तोड़ देगा। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर आप 3 मिलियन पर सहमत हैं तो अपना सिर हिलाएं। अगर नहीं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। क्या ये कोई चर्चा थी? केनेथ इतना चिंतित था कि वह लगभग रो पड़ा। 10, 9, 8, 3। अर्जुन ने इत्मीनान से गिनती की। नहीं, रुको, अचानक ये 3 पर कैसे पहुंच गया? केनेथ अचंभित और घबरा गया। ओह, क्योंकि मैं चाहता हूं। अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, अपने हाथ में लोहे की छड़ थपथपाई और गिनना जारी रखा। 2। ठीक है, 3 मिलियन ही सही। मैं सहमत हूं। हालांकि यह महंगा था। केनेथ एक समझदार व्यक्ति था। जब जीवन था तो उम्मीद थी। वह केवल अनिच्छा से सहमत हो सकता था। यंग मास्टर हान वाकई बहुत होशियार आदमी है। अब आपके तीसरे पैर के बारे में बात करते हैं। एक कीमत, 10 मिलियन। अर्जुन ने केनेथ का कंधा थपथपाया। केनेथ तुरंत चिल्लाया, 10। 10 मिलियन। अभी तो ये केवल 3 मिलियन था। अब ये 10 मिलियन कैसे हो गया? अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, क्या 10 मिलियन महंगा है? मुझे लगता है कि यह काफी उचित है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। आप कीमत बढ़ा रहे हैं। केनेथ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा थी। हालांकि उसने अपने पिता के सहयोग से एक कंपनी शुरू की थी और वर्षों में बहुत पैसा कमाया था। लेकिन ये सब उसकी मेहनत की कमाई थी। एक बार में 13 मिलियन खर्च करना बहुत ज्यादा था। ठनका। एक जोरदार आवाज के साथ अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ को केनेथ के सामने जमीन पर पटक दिया, जिससे फर्श की सारी टाइलें एक साथ टूट गईं। वह अब केनेथ के साथ बकवास करने में परेशान नहीं हो सकता था। वास्तविक कार्य मौखिक धमकियों की तुलना में अधिक स्पष्ट थे। केनेथ का सिर अचानक से चकरा गया। वह इतना डर गया कि उसने अपनी जांघों को कसकर जकड़ लिया। इस हरकत से सीधे उसके टूटे हुए घुटने पर खिंचाव हुआ और दर्द के कारण उसे बहुत पसीना आने लगा। ठीक है, ठीक है। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। उन्हें सचमुच विश्वास था कि अर्जुन ऐसा करेगा। अर्जुन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, वाकई एक व्यवसाय इतना भरोसेमंद। अब चलो तुम्हारे जीवन के बारे में बात करते हैं। 30 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा नहीं है ना? एक ही कीमत, मेरे प्यारे। केनेथ को अचानक चक्कर आने लगा। वह यहीं मरना पसंद करेगा। 30 मिलियन, ये तो उसकी जान लेने के समान था। हालांकि मुंबई में स्थित मार्शल आर्ट सेंटर में हैन परिवार के पास बहुत सारा पैसा था। लेकिन वह हैन ग्रुप का था, जो कि परिवार की संपत्ति थी, न कि उनकी निजी संपत्ति। तुम्हारी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारा पैसा? मुझे यकीन है कि यंग मास्टर हान ये बता सकते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति को अपनी गलतियों की कीमत खुद ही चुकानी पड़ती है। अर्जुन बेशर्मी से मुस्कुराया। केनेथ ने आखिरकार 30 मिलियन की कीमत स्वीकार कर ली। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। वापस आते ही वह तुरंत अपने पिता से संपर्क करेगा और उनसे इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कहेगा। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा दयनीय आदमी हान परिवार के खिलाफ लड़ सकता है। इस बार उसके पास सोचने की कमी थी, इसलिए उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने केनेथ को तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा। बड़ी रकम होने की वजह से इसमें काफी समय लगा। अपने बैंक बैलेंस को शून्य होते देख केनेथ का दिल पसीज गया। उसने अर्जुन को घूर कर देखा, दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने केनेथ के विचारों को सुन लिया और खुद को रोक न सका। लेकिन बोला, केनेथ हैन, क्या आप जानते हैं कि कैपिटल सिटी में हैन अकादमी के चौक में मार्शल शब्द वाली कांस्य मूर्ति को किसने जलाया था? उस पल में केनेथ का दिल दहल गया। उसके दिमाग में अचानक अतीत की एक घटना उभरी, एक ऐसी घटना जिसने एक बार हाने परिवार पर छाया डाली थी। कैपिटल सिटी का हाने परिवार एक मार्शल आर्ट कबीला था। पिछली 3 पीढ़ियों से वे मार्शल आर्ट के राजदूत थे और कैपिटल सिटी के मार्शल आर्ट संसाधनों के आधे हिस्से पर उनका कब्जा था। हालांकि इतने बड़े परिवार और इतनी बड़ी ताकत के लिए एक बार एक बड़ी घटना घटी जिसने पूरे राजधानी शहर को झकझोर कर रख दिया। हाने अकादमी के मार्शल आर्ट क्षेत्र में मार्शल शब्द से उत्कीर्ण एक कांस्य मूर्ति थी, जो लगभग 100 वर्षों तक खड़ी रही। हाने परिवार के हर एक सदस्य द्वारा इसकी पूजा की जाती थी और हर मार्शल कलाकार इसका सम्मान करता था। इसी मूर्ति को एक बार एक आदमी ने जला दिया था। ये पूरे दिन और रात जलता रहा। हाने परिवार क्रोधित क्यों ना हो? राजधानी शहर के सभी मार्शल आर्ट अभ्यासी क्रोधित क्यों नहीं होंगे? हालांकि परिणाम क्या हुआ? हाने परिवार ने चुपचाप शर्मिंदगी झेली। आज तक जली हुई कांस्य मूर्ति अभी भी वहां खड़ी है।
ये हाने परिवार के लिए एक अपमान था और आने वाली पीढ़ियों के लिए हर हाने को इसे याद रखना चाहिए। तुम्हें कैसे पता? केनिथ पसीने से लथपथ था और भयभीत होकर अर्जुन को देख रहा था। मैंने ये किया है, अर्जुन ने शांत भाव से कहा और फिर मुड़कर चला गया और केनिथ को उसकी काली छवि के साथ छोड़ गया। ये वही था, ये वास्तव में वह था। केनिथ हतप्रभ रह गया और अपने शरीर को भय से कांपने से नहीं रोक सका। फोर के साथ बातचीत करने और बाकी लोगों को बड़े भोजन के लिए आमंत्रित करने के बाद अर्जुन नॉर्थ स्ट्रीट से चला गया। उसी समय अनिका काम से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल में अहाना से मिलने जा रहा था। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो उसने पाया कि वार्ड में पहले से ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मौजूद था। वह उसे नहीं जानती थी। नमस्ते, आप कौन हैं? अनिका ने विनम्रता से पूछा और संदेह से इधर उधर देखा। कमरे में काले सूट पहने दो और अंगरक्षक थे। ओह, आप जरूर अनिका शर्मा होंगी। मेरा नाम टिम कपूर है, मैं अर्जुन का चाचा हूँ। उसके सामने खड़ा आदमी दयालुता से मुस्कुराया, उसकी आंखें एक बुजुर्ग के स्नेह से भरी थीं। अर्जुन के चाचा। अनिका एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर वो विनम्रता से मुस्कुराए। अंकल टिम, कृपया बैठ जाए, मैं। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह थोड़ी असंगत थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। टिम ने सब कुछ अपनी आंखों में देखा और दयालुता से मुस्कुराया। क्या अर्जुन ने पहले कभी मेरा जिक्र नहीं किया? हाँ, अनिका ने अजीब ढंग से मुस्कुराकर अपने बालों को कानों के पीछे तक सरका दिया। अर्जुन का एक चाचा था। उसने पहले कभी उसे इस बारे में बात करते नहीं सुना था। इसके अलावा, इस चाचा के व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके साथ अंगरक्षक भी रहते थे। बेशक, अर्जुन कैपिटल सिटी से कपूर ग्रुप के यंग मालिक थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी सरल नहीं थी। हालांकि, इस चाचा के अचानक आने का उद्देश्य क्या था? अनिका के हाव भाव देखकर टिम ने अनुमान लगाया कि अनिका क्या सोच रही होगी, इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो। मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। अर्जुन ने हमसे सब कुछ छिपाने के लिए कड़ी मेहनत की है। छोटी सी बच्ची ने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ सहा है। बोलते समय टिम ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी अहाना को अपनी कोमल प्रेम भरी आंखों से देखा। ये कपूर परिवार का रक्तवंश थी जो अर्जुन की बेटी और उनकी पोती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि कपूर परिवार से उसे कभी भी राजकुमारी जैसा व्यवहार नहीं मिला। टिम को बहुत दोषी महसूस हुआ। अनिका ने जल्दी से टिम के लिए एक गिलास पानी डाला। उसने इशारे को स्वीकार किया, अनिका को प्यार से देखा, और अचानक पूछा, भतीजी, क्या अर्जुन ने आपको अपनी पहचान के बारे में बताया है? अनिका का दिल कांप उठा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अंकल टिम, मुझे पता है। वह जानती थी। टिम हैरान था और थोड़ा चिंतित भी। क्या अर्जुन इसे संभाल पाएगा? वह कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप का युवा मालिक है। मिस्टर कैश ने मुझे इसके बारे में बताया है। अनिका की आंखें उदास थीं और वह इस बात से बहुत खुश नहीं दिख रही थी। टिम को एहसास हुआ कि वह इसी पहचान के बारे में बात कर रही थी। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए समझाया, अनिका, अर्जुन को दोष मत दो। उसकी अपनी मुश्किलें हैं। हमारे परिवार में ऐसी चीजें हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है। कुछ साल पहले, उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है, तो मुझे दोष दो। कृपया अर्जुन को दोष मत दो। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल टिम, आप मजाक कर रहे होंगे। मैं अर्जुन को कैसे दोष दे सकती हूँ? वह मेरा पति है। मैं उसे मुझसे कुछ बातें छिपाने के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहती। मैं जानती हूँ कि एक अमीर परिवार से होने के कारण बहुत सी कठिनाइयाँ होंगी, जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं होगा। मैं उसका समर्थन करूंगी और उस दिन का इंतजार करूंगी जब वह खुद मुझे बताएगा। टिम ने सिर हिलाया और अपनी भतीजी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उस बिगड़ेल अर्जुन को एक अच्छी पत्नी मिल गई थी। वह ज्ञानवान एवं विचारशील थी। हालांकि, वह ये नहीं जानती थी कि अर्जुन की पहचान कपूर ग्रुप के युवा मालिक से कहीं अधिक थी। टिम खुद को अनिका को सब कुछ बताने और उसे और अहाना को वापस द्वीप पर ले जाने से बड़ी मुश्किल से रोक पाया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि अभी समय नहीं आया है। अगर उसने अभी ऐसा किया तो इससे केवल अनिका और अहाना को ही नुकसान होगा। थोड़ी देर बैठने के बाद टिम उठे और कहा, कुछ दिनों में मैं आपको और अर्जुन को अपने सास ससुर के साथ भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा ताकि उस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य की भरपाई हो सके कि जब आपने अर्जुन से शादी की थी तो मेरे भाई और भाभी वहां नहीं थे। जब अनिका ने ये सुना, तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, अंकल टिम, दरअसल, मैं जानना चाहती हूँ, जब अर्जुन घर से भाग गया था, तो क्या इसकी वजह मेरी सास थी? टिम मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, चिंता मत करो।
जब तुम्हें बताने का समय आएगा तो अर्जुन तुम्हें जरूर बताएगा। इतना कहकर टिम अपने आदमियों के साथ वार्ड से बाहर चला गया। अनिका ने टिम को हॉस्पिटल से बाहर निकाला और उसे कार में बैठकर जाते हुए देखा। फिर वह वार्ड में लौट आई। जब अहाना सो रही थी तो उसे घूरते हुए उसने अपना फोन निकाला और अर्जुन का नंबर डायल किया। अर्जुन, टिम अंकल अभी अभी अहाना से मिलने आए थे। अर्जुन को जब हॉस्पिटल जाने का फोन आया तो वह हॉस्पिटल के रास्ते में था। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर बोला, सच में? मैं अब लगभग वहां पहुंच ही गया हूं। जब उसने फोन रख दिया तो टिम का फोन आया। अर्जुन, भतीजी इतनी भी बुरी नहीं है। मुझे वह बहुत पसंद है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिता भी उसे पसंद करेंगे। और छोटी अहाना बहुत आज्ञाकारी और प्यारी है। वे कपूर परिवार से हैं। टिम बहुत खुश था। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन होना चाहिए। अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा, अंकल टिम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मुंबई में हैं? मेरी पहचान के बारे में आपने अनिका से कुछ नहीं कहा, है ना? अर्जुन को चिंता थी कि कहीं टिम की जुबान फिसल न जाए। बेटा, क्या तुम्हें अपने चाचा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, लगता है कि अनिका को पता है कि तुम कपूर ग्रुप के युवा मास्टर हो। तुम्हें खुद को तैयार रखना चाहिए। टिम हंसा और फोन रख दिया। अर्जुन चौंका। अनिका को पता था? क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसे इस पर विश्वास नहीं है? भूल जाओ, ये सिर्फ कैपिटल सिटी का कपूर ग्रुप था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हॉस्पिटल में उसने देखा कि अनिका बिस्तर के किनारे लेटी हुई है और अहाना के साथ सो रहा है। अर्जुन चुपके से उसके पास गया, एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी पत्नी थोड़ी थकी हुई लग रही थी, उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। अनिका ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने अर्जुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वह मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? इस सवाल पर अनिका ने अपना चेहरा छू लिया। कुछ नहीं, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं उसे और देखना चाहता हूं, अर्जुन ने सहजता से कहा। अनिका ने आंखें घुमाईं, चुपचाप उठी। अर्जुन को वार्ड से बाहर निकाला और रेस्ट रूम में आ गई। अर्जुन, क्या कुछ और है जो तुमने मुझे नहीं बताया? विश्राम क्षेत्र में अनिका अर्जुन के पास बैठी थी। जब उसने पूछा तो वह उसके कंधे पर झुकी हुई थी। अर्जुन ने अपने विचार समेटे और खुलकर कहा, अनिका, मैं कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप का यंग मालिक हूं। इतने लंबे समय तक ये बात तुमसे छुपाने के लिए मुझे खेद है। अर्जुन के विचार सरल थे। चूंकि अनिका को पहले से ही पता था, इसलिए वह बस कबूल कर लेगी। वैसे भी यह सिर्फ कपूर ग्रुप था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अनिका उठ खड़ा हुआ और खुली आंखों से अर्जुन को घूरने लगी। आंखों के कोनों में आंसू बन रहे थे। अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आप इसे मुझसे कब तक छुपाने की योजना बना रहे थे? अनिका ने गुस्से से पूछा। अर्जुन ने उसकी कमर को गले लगाया और कहा, ज्यादा समय तक नहीं। मैंने पहले ही अगले कुछ दिनों में तुम्हें बताने की योजना बना ली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में घर पर बहुत सी चीजें हो रही हैं। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। मैंने सोचा कि एक बार जब मैं सब कुछ तय कर लूंगा तो मैं तुम्हें और अहाना को घर ले आऊंगा। आर्केडिया द्वीप पर वापस अर्जुन ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। अनिका ने अनुमान लगाया कि यह कैपिटल सिटी का कपूर परिवार था। सचमुच? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अनिका ने अर्जुन के बारे में चिंतित होकर पूछा। उसका पति अब और अधिक रहस्यमय होता जा रहा था, हमेशा ऐसी चीजें करता रहता था जिनके बारे में उसे पता नहीं होता था। अर्जुन ने उसके बालों को प्यार से छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। लेकिन अपने माता पिता को मेरी पहचान के बारे में मत बताना। मुझे डर है कि वे। अनिका ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि उसका क्या मतलब था और नकली गुस्से में कहा, तुमने अभी भी इस बारे में बात करने की हिम्मत की? अगर तुमने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया होता तो मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। अर्जुन ने उदासीनता प्रदर्शित करते हुए कंधे उचका दिए। जब वे दोनों प्रेम प्रसंग में मग्न थे, टिम कपूर अपने आदमियों को लॉन्गफोर्ड पार्क ले आया। उसके पीछे चल रहे 4 अंगरक्षक बिना किसी देरी के प्रथम महल में घुस गए। प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड वे टिम द्वारा लाए गए लोगों के बिल्कुल भी बराबर नहीं थे। इस समय माया जी येट्स विला में अपने दोस्तों के साथ फोन पर बातचीत कर रही थी। बातचीत का विषय कुछ और नहीं बल्कि उन्हें आमंत्रित करना था। उसके शब्द दिखावटीपन से भरे हुए थे। अब वह विला की मालकिन थी तो वह दिखावा कैसे न करती। खास तौर पर पारुल येट्स। वह इन दिनों माया जी से बहुत परेशान थी। हर दूसरे दिन माया हिलसाइड विला में उससे मिलने जाती और उस इलाके की स्थिति के बारे में तरह तरह की आलोचनाएं करती।
वह बिल्कुल एक विजयी खलनायक की तरह व्यवहार करती थी। ठीक इसी समय कुछ लोग अचानक विला के प्रवेश द्वार पर आए और माया को बड़ा झटका दिया। अरे, तुम कौन हो? तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? यह एक निजी विला है। बेहतर होगा कि तुम बाहर निकल जाओ। माया जी खड़ी हुई और चिल्लाई। हालांकि टिम सीधे हॉल में चला गया, सोफे पर बैठ गया, अपनी टांगें मोड़ लीं और पाइप पीने लगा। माया डर गई, खासकर इसलिए क्योंकि दूसरी पार्टी अपने साथ 4 मजबूत और तगड़े आदमी लेकर आई थी। पहली नज़र में तो वे साफ तौर पर अंगरक्षक लग रहे थे। घर पर केवल वह और चार्ल्स ही थे। चार्ल्स, चार्ल्स, जल्दी बाहर आओ। माया जी घबरा गई और जल्दी जल्दी कई बार चिल्लाई। बहुत जल्द चार्ल्स कोट पहने हुए बेडरूम से बाहर आ गया। आपके लोग कौन हैं? चार्ल्स माया जी के सामने खड़े थे और हॉल में बिन बुलाए मेहमानों को देख रहे थे। वह भी बहुत चिंतित था। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। माया जी उसके पीछे से चिल्लाई, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये लॉन्गफोर्ड पार्क है, लॉन्गफोर्ड परिवार का इलाका। तुम्हारा इस तरह से किसी निजी घर में घुसना गैरकानूनी है। माया जी ने इन लोगों को डराने के लिए लॉन्गफोर्ड परिवार का नाम लिया। दुर्भाग्यवश उसकी गणना गलत हो गई। टिम ने ऊपर देखा, माया जी को ठंडी निगाह से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाकई एक मतलबी औरत। मुझे वाकई आश्चर्य है कि अर्जुन इतने सालों तक कैसे जीवित रहा। अर्जुन, माया जी और चार्ल्स दोनों ही अचंभित थे। वे उसकी बातें समझ नहीं पा रहे थे। तुम किसे ढूंढ रहे हो? अर्जुन कपूर। माया जी ने हिम्मत जुटाई और व्यंग्य से भरी हुई बात फिर से जारी रखने से पहले पूछा। तुम उस निकम्मे को क्यों ढूंढ रही हो? वह तुम्हारा कोई पैसा नहीं चुका सकता, है ना? मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम उसे ढूंढो। उसके पास अब बहुत सारा पैसा है। उसके पास विला खरीदने के लिए पैसे थे। इसलिए उस बच्चे ने बहुत सारा पैसा बचा कर रखा होगा। माया जी ने अपने सामने खड़े इन लोगों को ऋण देने वाले लोग समझा। किसी काम का नहीं, टिम ने जोर से चिल्ला कर कहा और उसकी आंखों से ठंडक निकल गई। ये दुष्ट स्त्री मृत्युदंड के योग्य थी।